द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो एक बहुत बड़ी परियोजना भारत सरकार ने दिल्ली में लुटियंस जोन में शुरू की थी और जिसका सुप्रीम कोर्ट में भी रुकवाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को उसको यह कहते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया कि इस परियोजना में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे इसको रोका जाए और दिल्ली के पॉल्यूशन और इकोसिस्टम को बिगाड़ने वाला यह परियोजना है, बल्कि यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है जिसका होना राष्ट्र के गौरव के लिए जरूरी है। वास्तव में सेंट्रल विस्टा जो परियोजना है वह है क्या, इस पे हम चर्चा करते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, फिर उसके बाद दिल्ली में क्या हुआ। कल दिल्ली में एक पीआईएल की गई थी जिसके सूत्रधार थे अन्या मल्होत्रा और सुहैल हाशमी। इस पे चर्चा करेंगे, उस पे क्या हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जो है पीआईएल डांट लगाया ही नहीं बल्कि 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया इन लोगों के ऊपर और यह कहा कि यह पीआईएल नहीं है बल्कि यह मोटिवेटेड इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसको पीआईएल कहना कहीं से भी उचित नहीं है, जिसकी मंशा एकमात्र यह है कि किसी ढंग से जो टाइम बाउंड काम निर्धारित है जिसको नवंबर में पूरा हो जाना है और अगले वर्ष 26 जनवरी को जो एक धूमधाम से इसका मनाया जाना है 75वीं वर्षगांठ गणतंत्र दिवस की, वह उसमें किसी भी ढंग से बाधा पहुँचे, यह कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई। अब हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि सेंट्रल विस्टा परियोजना है क्या। यह परियोजना वास्तव में यह आज की परियोजना नहीं है। यह परियोजना कांग्रेस के समय से इसकी सुगबुगाहट माननीय राजीव गांधी के ही समय से शुरू हुई थी, जिसको जो है मोदी जी ने कार्य रूप में परिणित किया है। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं कि यह परियोजना है क्या वास्तव में। यह परियोजना रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही पुनर्विकास परियोजना है। यह परियोजना की जो कुल लागत है वह 20,000 करोड़ की है। एक बहुत ही विशाल, महत्वाकांक्षी और भारत की गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने वाली परंपरा है, क्योंकि यह जो भवन है, इस भवन का निर्माण आज का नहीं है। यह 100 वर्ष पूर्व इसका निर्माण अंग्रेज़ों द्वारा कराया गया था और अंग्रेज़ों द्वारा जब इसका निर्माण हुआ था तो उस समय भारत पर शासन करने वाले सरकार के रूप में उन्होंने इसका निर्माण कराया था। और इसमें जो सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जो पूरी परियोजना है इसमें 86 एकड़ भूमि, लगभग 22 लाख वर्ग फीट भूमि पे कार्य होना है। इसका बहुत ही लंबा चौड़ा एक स्वरूप बनाया गया है और इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, आवास, उपराष्ट्रपति कार्यालय, आवास, विभिन्न मंत्रालय और संसद भवन, राज्यसभा, लोकसभा, जिसमें अब उसका फिर से परसीमन करके लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा। फिर जॉइंट जब असेंबली होती थी तो उसमें बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, हर सांसद का अपना कोई कमरा नहीं है वहाँ पर। तो उस समय जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से वह बनाया गया था, लेकिन आज उस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता। उसका किसी भी ढंग से कोई भी, क्योंकि इतना पुराना हो गया और इस ढंग से उसको
बनाया गया है कि वह आज की तारीख में उसका कोई भी पुनर्विकास रद्दो बदल या उसको आप कहिए कि थोड़ा सा भी अगर काम हो तो उसको ठीक से नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि आज का जो संसद है वह हमारे वर्तमान सांसदों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और मंत्रालयों के अनुरूप नहीं है, और इसलिए इसका करने की सोची गई और सरकार ने इस पे काफ़ी चिंतन मनन के बाद इसको जो है इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान की माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कि 2 साल में यह परियोजना पूरी हो जाए नवंबर 2021 तक। और 26 जनवरी 22 में 75वीं वर्षगांठ पे एक विशाल गणतंत्र दिवस मनाया जा सके। इस पे इसकी जो रूपरेखा थी, इस पे राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तभी से ही एक नई संसद भवन की आवश्यकता बताई जा रही थी, क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि पुरानी बिल्डिंग किसी भी दशा में मरम्मत लायक नहीं थी या उसमें कोई भी काम कराने लायक नहीं रह गया था। इस मुद्दे पर 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे दक्षिण से और मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह की सरकार में श्री जयराम रमेश जी ने एक इस पे लेख भी लिखा था और उन्होंने संसद की आवश्यकता, नए संसद भवन की आवश्यकता बताई थी। मैंने बताया कि यह जो संसद भवन है यह लुटियंस जोन में है। लुटियंस जोन कहा जाता है एक जो वीवीआईपी इलाका होता है जिसमें दिल्ली के सभी संभ्रांत बहुत बड़े बड़े गणमान्य लोग जब वहाँ बैठते हैं, एक पूरे इलाके को जो वीआईपी इलाका है वहाँ पर उसको लुटियंस जोन कहा जाता है। इसमें संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण होना है। प्रशासनिक भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, उपराष्ट्रपति के आवास के साथ उनका कार्यालय भी जुड़ा रहेगा। अभी क्या स्थिति है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अलग है और प्रधानमंत्री आवास अलग है, तो ऐसी स्थिति में इसकी आवश्यकता बताई गई कि प्रधानमंत्री के आवास के साथ ही इसका कार्यालय होना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय हैं, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, इस हिसाब से उसको साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, वह अलग अलग उसमें उसको भी एक जगह ले आने की योजना है। इसमें केंद्रीय सचिवालय का निर्माण होना है। तो यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसको जो है सरकार ने एक बहुत ही जो कंपनी है टाइम बाउंड काम करके इसको देने के लिए कहा है और अलग अलग ब्लॉक इसके जो है बनाए जाएंगे। पहले एक ब्लॉक बनाया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे का टेंडर होगा, फिर दूसरा बनाया जाएगा, फिर तीसरा। एक प्रोसेस कहते हैं, ये नहीं कि एक साथ पूरे उसको ध्वस्त करके एक साथ पूरे उसका स्वरूप भी, क्योंकि जो वहाँ पे महत्वपूर्ण फाइलें हैं, गोपनीय फाइलें हैं, उनको इधर से उधर किया जाना संभव नहीं है। इसलिए उस कार्य को एक चरणबद्ध तरीके से कर सकते हैं और टाइम बाउंड चरणबद्ध तरीके से इस काम को किया जाना है। लेकिन विपक्ष की जो योजना है लगातार उसको प्रभावित करते रहने की है कि वह परियोजना मोदी के कार्यकाल में ना पूरी होने पाए, ऐसा उनका है और वह लगातार इसको किसी भी प्रकार से ये केंद्र प्रकार हैं इसको रुकवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके पूर्व भारत सरकार में जो मंत्री थे, तो भारत सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट में जब वो पिटीशन इसको रुकवाने के लिए दाखिल की गई तो उसमें भारत सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल सिद्धार्थ लूथरा जी उस याचिकाकर्ता के वकील थे। सिद्धार्थ लूथरा जी का मतलब आप समझ रहे हैं कि वह कांग्रेस द्वारा प्रायोजित, चूँकि होता क्या है कि ऐसे PIL जैसे कल दिल्ली हाई कोर्ट में जो दाखिल किया गया था, वह पार्टी कोई भी पार्टी अपने नाम से नहीं करती या उसका सक्रिय मेंबर नहीं अपने नाम से करता। एक ढंग से कहिए जो उसके सपोर्टर होते हैं, जो उसके ऐसे मेंबर होते हैं जो एक्टिव भी होते हैं, लेकिन वह कोई ऐसा चेहरा नहीं होता कि कोई ये व्यक्ति ये कह सके कि यह
जो रोकवाने के लिए दाखिल किया गया है वह किस पार्टी का सक्रिय मेंबर है। तो इनको एक ढंग से स्लीपर सेल कहिए, तो उनको आगे रख के यह चीज़ें कराई जाती हैं कि जिससे काम में बाधा हो सके। अगर सफलता मिल गई तो जीत मेरी, सफलता न मिले तो बदनामी मेरी ना हो सके। यह एक चाल होती है, चाहे जिसकी सरकार हो। चाहे मुझे लगता है कि आज कांग्रेस और विपक्षी ऐसा कर रहे हैं, कल जब भाजपा की सरकारें हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी यूपीए की, तो कुछ मुद्दों पे भाजपा द्वारा भी किया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से पीआईएल कराना आप द्वारा कराया जाता था। जो भी एंटी गवर्नमेंट शक्तियाँ होती हैं वह इस टाइप से कार्य करती हैं, कुछ चेहरों को आगे करके कोर्टों में मुकदमा कराती हैं। और उन्होंने इसको कराया, सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा कराया जो है उसको रुकवाने के लिए 5 जनवरी 2021 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको डिसाइड किया। डिसाइड करते हुए कहा कि इस परियोजना में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे दिल्ली का इकोसिस्टम बिगड़ जाए। मजदूरों का जो ख्याल है वह रखा जा रहा है प्रॉपर। वैसे उस समय भी कोरोना का बहाना लिया गया था और दिल्ली के इकोसिस्टम को एक टारगेट बनाया गया था। उसके पर्यावरणीय, उसकी जो ऐतिहासिक महत्व है उसको नष्ट करने की बात करते हुए यह पीआईएल रखा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ों को सुनने और दरकिनार 3 जजों की जो बेंच बनाई थी उसमें 2-1 के बहुमत से इस परियोजना को पास कर दिया था कि यह परियोजना बनाई जा सकती है। परियोजना राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है। ऐसी परिस्थिति में जब देखा विपक्ष गण ने और एक इस भारी स्पीड से कार्य चलने लगा, चूँकि फोकस्ड काम था, टाइम बाउंड काम था, समयबद्ध तरीके से जिसको पूरा किया जाना था, नवंबर तक में जिसको पूरा कर लिया जाना था। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष, लेफ्ट मीडिया, कांग्रेस, अन्य जो भी एंटी गवर्नमेंट, एंटी भाजपा जो भी हैं जितने, जिसमें आपके आप या जो भी है XYZ ऐसी शक्तियां फिर सक्रिय हुई जब कोरोना का अपना प्रभाव बढ़ा। तो अभी कोरोना पार्ट 2 का जब प्रभाव बढ़ा तो ऐसी शक्तियां फिर सक्रिय हुई और उन्होंने कोरोना की आड़ में इस कार्य को रुकवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका पीआईएल दाखिल की, जिसके सूत्रधार थी जो याचीगढ़ थे, एक अन्या मल्होत्रा और सुहेल त्यागी ने मिलकर इस पीआईएल को दाखिल किया। इसमें उन्होंने यह कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत भयावह स्थिति है और इस संक्रमण काल में जब कंस्ट्रक्शन कार्य पे दिल्ली सरकार ने रोक लगाई है तो इस परियोजना को क्यों नहीं जो है भारत सरकार रोक रही है, क्यों काम करा रही है। मजदूरों के जीवन को संकट है और अन्य चीज़ों जैसे सारी चीज़ों को, गतिविधियों को रोक दी गई हैं, वैसे इसको भी रोक दिया जाना चाहिए। यहाँ पर 500 मजदूर काम कर रहे हैं और इससे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। कोरोना से मजदूरों को तो खतरा है ही है, साथ ही साथ बाहर जहाँ वह रहते हैं उनको भी खतरा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो मजदूरों की जो है, जब उस पे केंद्र से और उनसे उन्होंने एफिडेविट मांगा तो कोर्ट ने कहा कि इसको जो है कोर्ट को जो दिल्ली केंद्र सरकार ने अवगत कराया कि जो मजदूर हैं उनको वहीं पे आवासीय व्यवस्था की गई है, वहीं पे वो कार्य कर रहे हैं, उनके भोजन और कोरोना के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इनके संक्रमण की कोई बात नहीं है, उनकी रूटीन जांच भी की जा रही है कोरोना वायरस की। चूँकि समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाना है इसलिए इसको रोके जाने का कोई औचित्य नहीं है। जो तब सारी चीज़ों का परीक्षण, गहन और मंथन करने के बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको फटकार लगाते हुए इन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा के परियोजना पर रोक नहीं लगाई जा सकती, कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया। और याचिका को खारिज ही नहीं किया बल्कि दोनों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
और कोर्ट ने यहाँ तक जुर्माना भी लगाया, उसके बाद बहुत कड़ी टिप्पणी की और याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इस परियोजना को जबरन रोकने की मंशा इससे दिखती है, जो बहुत ही खराब बात है, क्योंकि यह परियोजना एक राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है, इसलिए इसको रोके जाने का कोई भी मतलब नहीं है। इस स्थिति में जब देखा जाए तो इस परियोजना को रोकने के लिए इसके पहले जब कोरोना शुरू हुआ तो राहुल गांधी और आपके प्रियंका गांधी, अन्य लेफ्ट मीडिया और इन लोगों ने इतना हाय तौबा मचाया कि इस परियोजना को 20,000 करोड़ रुपया मोदी अपने महल बनाने के लिए खर्च करना चाहते हैं। अपने राजमहलों में उस सपनों को देख रहे हैं जिसमें वह कब राजमहल में प्रवेश करेंगे। इस 20,000 करोड़ रुपए से कितने अस्पतालों का बन सकता है, कितने ऑक्सीजन हो सकते हैं, कितना ये हो सकता है, कितना वो हो सकता है। मतलब दुनिया की तमाम बातें उन्होंने इस अपने उसमें जो भी इस चीज़ को बरगलाने के लिए कह सकते थे वह लगातार उन लोगों के द्वारा कहा गया, और अंत में जब उस पर नहीं उनका कोई काम बना तो उन्होंने जो है माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में जो है एक रिट याचिका इन लोगों के माध्यम से, मैं काफ़ी बखूबी मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों पिटिशनर, अगर इनके बैकग्राउंड, इनके जो है पृष्ठभूमि की जांच की जाए तो यह दोनों निश्चित तौर पे या तो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे या लेफ्ट के सपोर्टर होंगे, या इन दोनों में से कोई भी किसी भी उससे ज़रूर जुड़े हुए होंगे जिन्होंने इस ढंग की PIL इस कार्य को रुकवाने के लिए किया कि जिससे भारत सरकार अपने समय से इस काम को न करने पाए। बहुत ही दुखद है। वास्तव में भारत में एक ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि जो भी कार्य यहाँ पर किए जाते हैं, यहाँ पर सरकारें जो भी कार्य करती हैं, विपक्ष एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के बजाय उसमें जो है एक रोड़ा पैदा करने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ से उसका नाम हो सके। एक विपक्ष की भूमिका को बहुत अच्छी तरह से निभाना नहीं जानते हैं। और जबकि यह परियोजना मीरा कुमार जब लोकसभा अध्यक्ष थी, उन्होंने इस परियोजना को चलाने की वकालत की थी और उन्होंने इसकी आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने पत्र भी लिखा था, पैरोकारी भी की थी, लेकिन कांग्रेस नीति UPA की सरकार में बजट का अभाव बताते हुए इस परियोजना की आवश्यकता को नहीं समझा गया। वास्तव में इसके महत्व क्या है, वास्तव में इसका महत्व क्या है यह हर व्यक्ति सोचना है, क्योंकि इतनी बड़ी परियोजना है, इतनी चीज़ें, जो एक सामान्य व्यक्ति है वह तो यही सोचेगा कि एक अस्पताल बन जाना चाहिए, इस परियोजना से कितने लोगों का रोजगार पैदा हो जाएगा, कितनी चीज़ें हो जाएंगी। तो जो दुर्भाग्यपूर्ण है, अब जैसे दिल्ली हाई कोर्ट में इन लोगों के द्वारा कहा गया कि कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे 500 मजदूर, या उनके द्वारा संक्रमण फैला दिया जाएगा अन्य जगहों पे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पे भी बहुत कड़ी टिप्पणी दी कि सरकार ने बताया कि ऐसे लोगों को अगर हम बाहर कर देंगे जिनको रोजगार मिला है, उनको ही रोजगार नहीं मिला है, उनके साथ साथ उनके परिवार पलते हैं। उस परियोजना में कितने लोग लगे हैं, कितनी चीज़ें लगी हैं, जहाँ से गिट्टी आता होगा, बालू आता होगा, जहाँ पे उस फैक्ट्रीज़ का, उस कंपनीज़ का कितना रोटेशन होता, इंडिया की इकोनॉमी कितनी बूस्ट होती है ऐसी परियोजनाओं से। ये तो इकोनॉमी की बात हो गई, लेकिन दूसरी बात यहाँ पे राष्ट्रीय महत्व की बात यह है कि जो है आज तक हमारा जो संसद का परिषद है, राष्ट्रपति भवन, जो भी देख रहे हैं निर्माण कार्य दिल्ली में हुआ, वह निर्माण कार्य अंग्रेज़ों के समय में भारत पर शासन करने के लिए बनाया गया था। हम गर्व के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते कि हम भारतीयों द्वारा ऐसा कोई 75 वर्षों में दिल्ली में निर्माण कराया गया जो हमारे द्वारा निर्मित है, जो वर्तमान द्वारा निर्मित है। और क्योंकि दिल्ली में कोई भी ऐसा वो नहीं है जो मुग़ल के पहले की कोई मॉस्क हो जिस पे गौरवान्वित हो सकें, जिस पे
गौरव महसूस किया जा सके। तो इसका गौरव सुप्रीम कोर्ट ने माना, इसका गौरव दिल्ली हाई कोर्ट ने मारा और इन लोगों को रोक लगाने का कार्य किया। यह इन लोगों की प्रवृत्ति है, इन लोगों की कांग्रेस और लेफ्ट की किसी भी ढंग से किसी भी जो एक अच्छे कार्य हैं, जो बड़े कार्य हैं, उनमें भी रोक लगाओ, किसी ढंग से बाधा पहुंचाओ विकास। क्योंकि नरेंद्र मोदी का जब यह टाइम बाउंड काम पूरा हो जाएगा तो इतिहास के अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। और यह बताने में, क्योंकि अभी तक आप देखते होंगे सारी पूरे भारत की परियोजनाएं, पूरे भारत में ऐसा लगता है कि कांग्रेस, राजीव, इंदिरा, नेहरू, इनके अलावा पूरे भारत में कोई भी ऐसा पुरुष नहीं पैदा हुआ जिसने भारत के विकास में, जिसने भारत के आज़ादी में, जिसने भारत को एक ऊंचाई पहुंचाने में अपना योगदान दिया हो। ऐसा कोई राजा नहीं हुआ, ऐसा कोई सिर्फ एक परिवार, वो गांधी परिवार। मौलिक रूप से वह पूर्ण रूप से गांधी भी नहीं था। महात्मा गांधी के नाम पे भी कितनी चीज़ें होंगी ये आप देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और आपके लाल बहादुर शास्त्री, इतने नेता हुए विपक्ष के पक्ष के, लेकिन किसी का भी नाम नहीं, सिर्फ एक परिवार का नाम। कुछ दिन में अगर सरकार बनी, वो रहा, तो कुछ दिन में अगली पीढ़ी का भी नाम आता रहेगा, अगली पीढ़ी में इनकी राजमाता का भी नाम आता रहेगा। जो दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए कि भारत में कोई योग्य कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं पैदा हो पा रहा है जो उनको पदच्युत करके एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बने और उसको उसका असली मुकाम तक पहुंचाए, एक ऊंचाई तक पहुंचाए जो कांग्रेस का असली स्वरूप था राष्ट्र स्तर पे। आज कांग्रेस उसके इसी सोच से, इसी नकारात्मक सोच से आज कांग्रेस केवल 3 राज्यों की पार्टी हो गई है। 3 राज्यों में उसकी पूर्ण रूप से सरकार है और 2 राज्यों में उसकी गठबंधन की सरकार है। गठबंधन की सरकार में भी वह छोटे भाई की भूमिका में उसकी सरकार है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वह एक ऐसी नौका हो गई है जो अब डूबने वाली है। क्योंकि उनके पास इसी प्रकार की सोच है, राष्ट्रीय महत्व की चीज़ों पे आलोचना करना, विरोध करना, ऐसे तैसे ट्वीट करना कि इस परियोजना को लेके राहुल गांधी ने जो है नरेंद्र मोदी को हत्यारा और क्या क्या कितने अपशब्दों का प्रयोग किया दोनों भाई बहनों ने कि पूछने की कोई बात नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए हम राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर जो भी सरकार होगी, XYZ कोई भी सरकार होगी, हम मोदी के पिछलग्गू नहीं हैं, मोदी के बहुत वो नहीं है, लेकिन जो भी एक राष्ट्रीय हित को महत्व देगा, जो भी महत्व देगा, हमारा मानना है कि भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता समझदार हो चुकी, वह उसका साथ बेझिझक बेधड़क देगी और देती है। इस स्थिति में मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया कि ये विस्टा परियोजना क्या है, इस परियोजना में क्या क्या किया गया, कितने अवरोध पैदा किए गए और उसको किस प्रकार केंद्र सरकार ने पार किया। मुझे लगता है कि आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाल बटन पे जो है उसको दबाएं और उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें जो है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ सके और अच्छे अच्छे इश्यूज़ पे और इससे अच्छे राष्ट्रीय महत्व के और आपके शिक्षा से संबंधित मुद्दों को आपके सामने रखता रहूं, उजागर करता रहूं। मुझे प्रेरणा आपसे ही मिलती रहे और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, नमस्कार।